नमस्कार विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आप सबका पुनः स्वागत है। लास्ट क्लास के अंदर हमने मनु के संप्रभुता के आधार को डिस्कस किया था, जो कि धर्म और दंड हैं। आज इस क्लास के अंदर हम राज्य का कार्यक्षेत्र डिस्कस करेंगे। मनु ने राज्य के कार्यक्षेत्र का व्यवस्थित विवेचन किया है। राज्य के दायित्वों में मनु ने प्रजा रक्षण मतलब कि प्रजा की रक्षा करना, प्रजा रंजन प्रजा को खुश रहना, प्रजा जो है वो खुश रहनी चाहिए, उसको किसी तरह का कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उसको बहुत ज़्यादा टेंशन हो, वो डिप्रेशन में चला जाए, फ्रस्ट्रेशन में चला जाए, सुसाइड कर ले, इस तरह की नहीं, उसकी प्रजा जो है वो खुश रहनी चाहिए। और धर्म के अनुसार सामाजिक व्यवस्था के निर्वाह को महत्वपूर्ण माना है। प्रजा रंजन की परिधि में मनु ने राज्य द्वारा संपन्न की जाने वाली विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों को सम्मिलित किया है। यानी वही एक तरह से वेलफेयर स्टेट के लिए की बात यहाँ पे आ जाती है कि उसने ऐसी प्रजा रंजन के अंदर उसने ऐसी गतिविधियों को शामिल किया है जो समाज के अधिकतर जो लोग हैं, अधिकतर जनसंख्या है, उसके कल्याण के लिए गतिविधियाँ हों। राज्य के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित आते हैं। पहला है प्रजा रक्षण। मनुस्मृति में प्रजा के रक्षण को राज्य का प्रमुख कर्तव्य माना गया है। ग्रंथ में कहा गया है कि व्यक्तियों के जीवन में मत्स्य न्याय की स्थिति उत्पन्न हो जाने की वजह से प्रतिकार हेतु ब्रह्मा द्वारा राज्य की रचना की गई। अतः राजा का प्रथम कर्तव्य राज्य के व्यक्तियों की रक्षा करना है। प्रजा रक्षण के दायित्व को मनुस्मृति में इतना महत्वपूर्ण माना है कि प्रजा के रक्षण को राजा के अस्तित्व की रक्षा हेतु भी अनिवार्य माना है। अगर राजा प्रजा की रक्षा नहीं करेगा तो उसका खुद का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए ये उसका बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व है। इस कार्य को संपन्न करने के लिए राजा को दंड का अवलंबन लेने का परामर्श दिया है। मनु ने कहा है कि राजा को राज्य में दंड का सदैव उद्यत रखना चाहिए, क्योंकि दंड ही व्यक्तियों को स्वधर्म के पालन हेतु उद्यत करता है। दंड के माध्यम से शक्तिशाली व्यक्तियों को निर्बल व्यक्तियों पर अत्याचार करने से रोका जा सकता है एवं राज्य में अनाचार, व्याभिचार, चोरी, डाका आदि को समाप्त किया जा सकता है। आंतरिक दृष्टि से अपराधियों एवं समाज कंटकों से प्रजा की रक्षा के साथ ही बाह्य आक्रमण से प्रजा की रक्षा को भी मनु ने राज्य का महत्वपूर्ण दायित्व माना है। तो युद्ध की स्थिति में प्रजा को होने वाली आशंका को ध्यान में रखते हुए मनु ने शासक को अनिवार्य होने पर ही युद्ध को अपनाने का परामर्श दिया है। उसने कहा सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि हेतु या अपने जो है एरिया को बढ़ाने के लिए वो युद्ध न करे। जब युद्ध की स्थिति हो, जब सारी साम दाम दंड भेद सब तरीके जब खत्म हो जाते हैं, तो लास्ट जो स्टेप राजा के लिए सामने रहता है वो युद्ध का है। तो जब सब फेल हो जाएं, उसके उपरांत ही वो युद्ध की वो बढ़े या युद्ध का स्टेप ले। अन्यथा अगर युद्ध के बजाय वैसे ही काम अगर चल सकता है तो वो युद्ध न करे, क्योंकि उससे जान माल की हानि होती है, प्रजा की हानि होती है और राज्य की भी हानि होती है। दूसरा पॉइंट है लोक कल्याण। मनुस्मृति ने प्रजा पालन को राज्य का महत्वपूर्ण दायित्व माना। प्रजा के लिए चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष की स्थापना करने को राज्य के महत्वपूर्ण दायित्वों में सम्मिलित किया। चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के राजकीय कर्तव्य की परिधि इतनी व्यापक है कि प्रजा के भौतिक, नैतिक व आध्यात्मिक कल्याण के समस्त आयामों को समाहित
कर लेती है। मनु ने राज्य का कर्तव्य माना है कि वह अप्राप्त को प्राप्त करे, जो प्राप्त हो उसकी रक्षा करे, रक्षित की हर संभव प्रयास द्वारा वृद्धि करे एवं होने वाली अभिवृद्धि का सुपात्रों में वितरण करे। मनु परामर्श देता है कि समय समय पर प्रजा के सुख दुख की जानकारी प्राप्त करता रहे राजा, तथा विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की वस्तुओं की प्रजा के लिए पूर्ति की समयबद्ध व्यवस्था करता रहे। लोगों को किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर प्रजा संतुष्ट रहेगी तो राज्य भी अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा। मनु ने समाज के विभिन्न वर्गों को आवश्यकता के अनुसार अनुदान देना राज्य का कर्तव्य माना है। ब्राह्मणों को राजकीय अनुदान प्रदान किया जाना मनु आवश्यक मानते हैं। ब्राह्मण वर्ग अपने जीवन निर्वाह की चिंता से मुक्त होकर अपनी समस्त बौद्धिक व आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग समाज के लौकिक और पारलौकिक कल्याण के लिए चिंतन मनन से कर सकें। तो ज्ञान के आदान प्रदान के बौद्धिक कार्यों में लगे हुए ब्राह्मणों के जीवन निर्वाह की व्यवस्था के लिए राज्य को उत्तरदायी बनाने का मनु का आग्रह अरस्तु के विचार की समानता रखता है कि बौद्धिक कार्य करने वाले व्यक्तियों को जीवन निर्वाह के कार्यों से अवकाश प्रदान किया जाना चाहिए। तो जैसे अरस्तु मानता है कि जो पढ़ने लिखने का काम कर रहे हैं उनको जीवन निर्वाह के दूसरे कामों से मुक्त रखना चाहिए और उसके लिए दास की सिस्टम होना चाहिए। यहाँ पे मनु कहता है कि ब्राह्मण जो हैं वो ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं, तो उनके जो दायित्व हैं उनकी पूर्ति का भार जो है वो उनका दायित्व जो है वो राज्य का है। तो मनु बुद्धिजीवी वर्ग के जीवन निर्वाह के लिए राज्य को उत्तरदायी मानते हैं। मनु ने राजा से धर्मपूर्वक प्रजा का निरंतर पालन करने की अपेक्षा की है तथा प्रतिपादित किया है कि राज्य प्रजा के प्रति दायित्वों की पूर्ति के आधार पर ही शासक प्रजा से कर व आज्ञाकारिता प्राप्त करने का न्यायपूर्वक अधिकारी होता है। तीसरा पॉइंट है अर्थ व्यवस्था पर नियंत्रण। मनु ने व्यक्ति के जीवन के जीवन में अर्थ को, यहाँ पे अर्थ से मतलब है मनी, धन, महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। आप देखेंगे कि जब राज्य का सप्तांग सिद्धांत हम डिस्कस कर रहे थे तब भी कोष को एक बहुत इम्पोर्टेंट स्थान दिया गया है और उसको राज्य की प्रकृति माना है। तो क्योंकि बिना कोष के, बिना धन के राज्य जो है वो चलाया कैसे जाएगा, प्रजा की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जाएगी। तो इसलिए अर्थ जो है उसको महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। प्रजा की भौतिक और आर्थिक उन्नति की सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य माना। मनु ने राजा से अपेक्षा की कि प्रजा से न्यायपूर्वक कर ग्रहण करे तथा संपत्ति व समृद्धि के अन्य साधनों की रक्षा के प्रति प्रजा को आश्वस्त करे। मनु ने राज्य की सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था के हित में शासक से प्रजा से उसकी सामर्थ्य के अनुसार कर लेने तथा प्रजा पर करों का अनावश्यक भार न डालने का परामर्श दिया है। मनु ने व्यापारियों के हितों की रक्षा के प्रति शासक को सतर्क करते हुए यह भी अपेक्षा की है कि व्यापारियों द्वारा प्रजा के प्रति किए जाने वाले आर्थिक अपराधों जैसे कि मिलावट हो गई, अधिक मूल्य लेना, कम तोलना, इनसे भी वो प्रजा की रक्षा करें। चौथा पॉइंट है सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह व नियमन। तो अगर राज्य की उत्पत्ति जो है वो इसीलिए हुई थी कि सामाजिक व्यवस्था जो है वो सही चले। मत्स्य न्याय की वजह से जो लोग थे, प्रजा थी, वो बहुत ज़्यादा दुखी थी और सब चीज़ों को व्यवस्था करने के लिए ही राज्य की उत्पत्ति हुई। और मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ है जो कि प्रजा को, व्यक्तियों को, समाज को एक
नीति के अनुसार जीवन नीति के अनुसार चलने पर आदेशित करता है। मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह व नियमन ये भी राज्य का दायित्व है। राज्य समाज में प्रत्येक वर्ण के अनुसार के सदस्यों द्वारा उसके निर्धारित कर्तव्यों के पालन को सुनिश्चित करे। मनुस्मृति में धर्म को संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का आधार माना। व्यक्तियों द्वारा स्वधर्म पालन को आवश्यक माना गया। इसी के माध्यम से समाज में धर्म की संस्थापना और वर्ण व्यवस्था का निर्वाह हो सकेगा। मनु ने ये दायित्व माना है कि दंड की बाध्यकारी शक्ति के माध्यम से समाज में समस्त व्यक्तियों को स्वधर्म पालन हेतु बाध्य करे, जिससे समाज की वर्ण संकरता से रक्षा की जा सके। समस्त वर्णों एवं आश्रमों की रक्षा को भी राज्य के आवश्यक दायित्वों के रूप में स्वीकार किया गया और मनुस्मृति में कहा गया है कि समस्त वर्णों एवं आश्रम की रक्षा करने वाला राजा की सहायता हेतु ब्रह्मा ने तेजोमय दंड की स्थापना की। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।